अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन भी पास पेपर का है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात का, सरगोदा का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी का, डिफरेंट बैचलर लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सटर्नल वैल्यूएशन या इंटरनल वैल्यूएशन को कंडक्ट करती हैं, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके डिफरेंट और नाम भी हैं, जैसा कि वो कह सकते हैं राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, या फिर वो कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द टर्म ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, या वो कह सकता है कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच। इसको कार्डिनल अप्रोच का भी नाम दिया जाता है। ये कार्डिनल अप्रोच के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक ऐसी अप्रोच कि जिसमें इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी है वो इन टर्म ऑफ नंबर मेजर की जा सकती है। अच्छा जी, बात करते हैं हम अपने पास इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। इन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ये कार्डिनल यूटिलिटी का एनालिसिस है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की एक खास अहमियत है, क्योंकि इट एक्सप्लेन द फैक्ट, ये इस हकीकत को बयान करता है कि हाउ द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। और यही तो सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पास वसाइल बहुत महदूद होते हैं और हमारी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। इट आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो भी आपने इसी को लिखना है। द लॉ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, तो भी इसी को लिखना है। लॉ ऑफ इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कर्व नहीं, लॉ ऑफ इनडिफरेंस। तो अगर इंडिफरेंस कर्व हो तो वो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके मुताबिक हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द प्रोपोर्शनेट रूल भी कहते हैं, द मार्शलिज्म अप्रोच भी कहते हैं टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये इसके मुतबादल नाम है और ये आप इसमें इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। ये अगर आपको लगता हो कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो आप यहां से ये वाला हिस्सा स्किप कर दें। ठीक है, यहां से ये जो मैंने रेड कलर का क्रॉस लगाया है यहां तक, ये जो उसके मुतबादल नाम है इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, बाकी का पोर्शन आप कर लें। ये जो ऊपर की 3 लाइनें हैं आप ये कर लें, ये एनफ है। अच्छा, इन नोट्स की कॉपी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 0344604421। तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड भी करूं और इसको जो है वो आंसर कर दूं। अच्छा जी बच्चों, ये जो नोट्स हैं ये मैंने जब भी काम किया था तब की बात है, 2000 के लिखे हुए हैं, तो बड़े इफेक्टिव हैं। मनशा ताहिर साहब मेरे टीचर हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां बनाए। और अगर आप को जब ये लेक्चर मिल रहे हैं तो अगर वो है याद है तो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। अगर अल्लाह तो को प्यारे हो चुके हैं वो भी और मैं भी, तो फिर आप मेरे लिए उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। अच्छा, अभी इसमें लिखा है और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, इससे बेहतर किस चीज की बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि नहीं फर्मा बरदारों में से है, और कहिए कि ये मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। सॉरी अगर माजरत ये कमी बेशी हो जाए मुझे, क्योंकि जब भी ये नोट्स याद आते हैं तो मुझे मेरे टीचर याद आ जाते हैं जो कि हर क्लास में इन नोट्स के ऊपर ये जो अहादीस या कुरान पाक का आयात मुबारका का तर्जमा होता है ये बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला कमी बेशी मुझसे भी माफ करे अगर किसी जगह पे कोई कमी बेशी रह जाए, तो अल्लाह ताला नीयतों का हाल जानता है, तो अल्लाह ताला आसानी बनाए। अच्छा बच्चों, आते हैं बाकी के टॉपिक की तरफ। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस है। पता है पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि अजम्पशंस पहले लिख लीजिएगा चाहे तो इसमें भी आपके पास अजम्पशन आ गई है। अब ये अजम्पशन जो है मफरूजात है। पहले तो वो कहता है यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर, कंज्यूमर इज रैशनल, कि जो कंज्यूमर जिसको हम स्टडी करने लगे हैं वो समझदार है। वो ये नहीं कहता कि ठीक है यार मैं जो मर्जी हो जाए मैंने बस आज स्पेंडिंग करनी है। वो कहता है मैं पैसे खर्च करने हैं और इससे मैक्सिमम फायदा लेना है। गुड्स आर कंटिन्यूअसली डिविजिबल, कि जो हम चीजें खरीद रहे हैं उनके छोटे डायमेंशन या उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गिवन एंड फिक्स, जो कीमत है वो गिवन भी और फिक्स भी है। यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट,
मीन्स के हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डिस्कस करेंगे। ये देखो ना, कंज्यूमर ने एक वक्त में एक गुड तो नहीं ना खरीदना होती, एक से ज्यादा गुड्स खरीदनी है, जैसा कि हम बुक्स एक से ज्यादा खरीदते हैं, जैसा घर के लिए हम चीजें एक से ज्यादा खरीदते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक चीज को नहीं खरीदता, वो एक से ज्यादा चीजों को खरीदता है। इसलिए वो कहता है यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद मुख्तार है कि भाई हर चीज की एक अपनी वैल्यू है। द कंज्यूमर हैज अ बजट कांस्टेंट, कंज्यूमर जो है उसके पास जो है वो कांस्टेंट बजट होता है, इसके उसका उसकी इनकम जो है वो चेंज नहीं होगी। बेसिकली इनकम इसलिए बोली जाती है कि उस इनकम में से ही वो पैसे खर्च करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड बोल दिया एज अ कांस्टेंट बजट। तो ये आपके पास 6 अजम्पशंस है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की डेफिनेशन की। इसमें 3 डेफिनेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है और पुत्र जी तीनों करना है। ये 3 डेफिनेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है और आपने तीनों करना है, किसी भी जगह पे गुंजाइश नहीं है, आपने तीनों डेफिनेशन करना है। अच्छा जी, तो वो कहता है जी लिप्सी हैज स्टेटेड दिस लॉ, उसने भाई ये वाला लॉ हमें बताया है। क्या लॉ बताया है? द हाउस होल्ड, जो एक कंज्यूमर है जो घर के बजट्स को मैनेज करता है, मैक्सिमाइजिंग दी यूटिलिटी, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करता है, विद एलोकेट, विल एलोकेट दी एक्सपेंडिचर, वो अपने एलोकेट करेगा एक्सपेंडिचर को, एक मतलब कि एक से ज्यादा लोगों, एक से ज्यादा एक्सपेंडिचर, एक से ज्यादा कमोडिटी के ऊपर जो है वो एलोकेट करेगा। इसके ये जो लिप्सी है ये कहता है द हाउस होल्ड maximize the utility will allocate the expenditure between commodities that the utility of last penny, PENY penny, रुपया पैसा, के ये जो आखिरी पैसा स्पेंड करेगा ऑन ईच आइटम इज इक्वल। मीन्स कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो जो आखिरी पैसा खर्च किया जाएगा उससे जो यूटिलिटी हासिल होगी डिफरेंट गुड से वो सिमिलर होगी। मीन्स के गुड्स ए पे है तो उसकी भी यूटिलिटी गुड्स बी है और उसकी भी यूटिलिटी वो सिमिलर होगी। इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है, इसको आप आगे जाके हमने इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है जी, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटी इज इक्वल। अब सिंबॉलिकली इट मे बी एक्सप्रेस एज, इसको ये सारी डेफिनेशन एज इट इज तो याद करना है और एज इट इज हमने इसको इंप्लीमेंट भी करना है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इक्वल टू, ये कुछ डॉट डॉट है। अब उसको ये नहीं पता कि ये कंज्यूमर एक वक्त में कितनी प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसलिए उसने लिख दिया मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन, एन स्टैंड फॉर नंबर, एंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एन नंबर। तो क्योंकि इस वक्त राइटर को या इस वक्त इस लिप्सी को या इस वक्त इस एग्जामिनर को या हमें ये नहीं आइडिया कि ये कंज्यूमर कितनी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इसलिए उसने यहाँ पे डॉट डॉट को ऐड करने के बाद इक्वल और देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एन। जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए था तब प्राइस ऑफ ए, जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी है तो प्राइस ऑफ बी, जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन है तो प्राइस ऑफ एन। अब वो कहता है जी इन सिंपल वर्ड द लॉ कैन बी स्टेटेड एज अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज मनी या इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे, कुछ इस अंदाज में कर सकता है दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, कि हर चीज के ऊपर या हर प्रोडक्ट के ऊपर जो उसने आखिरी पैसा स्पेंड किया है उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो इक्वल है। अच्छा जी, वो कहता है जी शेड्यूल एंड डायग्राम की तरफ आते हैं। Now we explain this law with the help of an example given in the following schedule, in which it is supposed that the consumer के पास 5 रुपए हैं, कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं एंड ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, और वो चाहता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके, मींस के वो मैक्सिमम पोर्शन की तरफ लेके जा सके। तो मैक्सिमम यूटिलिटी की तरफ वो उसको लेके जाना चाहता है। अच्छा मेरे बच्चों, अगर ये मैक्सिमम यूटिलिटी की तरफ उसको लेके जाना चाहता है तो हमारे पास किन चीजों को या किन एलिमेंट्स को या किन प्रोडक्ट्स को मद्देनजर रखा जाएगा, इसके बारे में हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास इस प्रोडक्ट की कि हम लोग किस तरह से इसके शेड्यूल एंड डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा जी मेरे बच्चों, शेड्यूल एंड डायग्राम के लिए मैंने आपके साथ एक विंडो शेयर की है। होप सो कि आपको वो विंडो नजर आ रही होगी। अ, अब हम क्या करने लगे हैं कि टू गुड्स को लेने लगे हैं, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन लेने लगे हैं। मींस कि हम एक गुड्स जो है वो उसकी तरफ नहीं रहने लगे, हम दो डिफरेंट गुड्स को जो है वो असेस करने लगे हैं, टू डिफरेंट गुड्स का। Consumer can spend his money in the different alternative possibilities, but he will select that the way which may maximize his total utility. वो कहता है कि उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि वो एक प्रोडक्ट की बजाय एक से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंडिंग कर सकता है, लेकिन उसने उसको सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर उसकी इनकम या उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है। द कंज्यूमर uh, it is shown in the schedule that according to law of equal margin utility, in order to get maximum total utility, consumer adjust his expenditure, will spend 3 rupees on goods A and 2 rupees on goods B. By doing so, the margin utility derived from A is equal to margin utility derived from B, that is the 8. This way of spending RS5, the maximum utility consumer get is 48. अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि एक ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में डिस्कस करता हूँ, उससे जरा मुझे आपको ये चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करवाना आसान हो जाएंगी कि हमारे पास क्या क्या सीन है। मैंने आपके साथ एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो शेयर किया, आपको मुझे उम्मीद है कि नजर आ रही होगी। मैंने कहा था जब ये मैंने शुरू किया था, कंज्यूमर के पास जो टोटल इनकम है वो 5 रुपीज है। टोटल इनकम 5 रुपए है और वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन जी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं कि भाई आप ऐसा करें, दो प्रोडक्ट को खरीदें। चले जी, ये दो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नहीं जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी यूनिट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी। दो प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अच्छा जी, यूनिट्स कितने हैं जी? मैं कह देता हूँ जी भाई, पहले में हमने यूनिट क्योंकि 5 रुपए हैं तो वो 1 रुपया इस पे खर्च कर दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, 4 रुपए और कुछ इस तरह से 5 रुपए। मेरे बच्चे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का है, तो उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना। ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कुछ इस तरह से कि एक देखो, 5 रुपए है ना, तो ये किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर 3 आएंगे और किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर 2 रुपए खर्च कर सकेगा। मीन्स के ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 रुपए कर ले। आपने प्रोडक्ट ए के ऊपर जो 3 रुपए खर्च करने हैं, वहां पे आप जो पॉइंट लिखेंगे या जो मार्जिन यूटिलिटी का डिजिट लिखेंगे, वो आप जो दूसरी प्रोडक्ट है, जो दूसरे यूनिट है, उसमें भी लिखेंगे, लेकिन आप दो प्रोडक्ट उसके लेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये थी कि आप तब इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर होगा अगर आखिरी रुपया जो उसने स्पेंड किया है उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो इक्वल हो। मैं जरा आपको रिकॉल के लिए दोबारा विंडो की तरफ लेके चलता हूं, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो सके कि हमारे पास कहा गया था कि आपने उस पॉइंट की तरफ आना है। ये जरा देखिएगा, मैंने आपके साथ इस स्क्रीन को शेयर किया हुआ है कि हमारे पास उसने यहाँ पे लिखा है कि the household maximize the utility will allocate the expenditure between the commodity that the utility of the last penny, कि जो लास्ट पेनी की यूटिलिटी है, जो आखिरी पैसा वो स्पेंड करेगा, जो लास्ट रुपया वो स्पेंड करेगा, उसकी जो यूटिलिटी होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास between the commodity that utility of the last penny spent on each item is equal, कि हर जो यूटिलिटी आएगी आखिरी पैसा जो आप स्पेंड करेंगे वो इक्वल होगा। इसलिए अगर मैं आपको दोबारा उसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में लेके आऊं, तो मैंने कहा कि जो आखिरी पैसा मैं एक कमोडिटी पे स्पेंड करूंगा तो उससे यूटिलिटी कितनी आएगी, 8 रुपया। और फिर मेरे पास क्योंकि टोटल है 5 रुपए, तो अगर 3 मैंने इधर स्पेंड कर लिए हैं तो फिर मैं ऑब्वियसली तौर पर 2 इधर स्पेंड करूंगा, तो इससे भी कितने आएंगे, 8 रुपया।
अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है, तो आप ऐसा कर लें, दो का डिफरेंस रख लें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 8 था तो नेक्स्ट आप 6 कर लें और नेक्स्ट आप 4 कर लें, ठीक है। और इससे पहले डेफिनेटली फिर ये ज्यादा होगा तो 10 कर लें, और इससे पहले उससे ज्यादा है तो बेसिकली मैंने दो का डिफरेंस किया। और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को इंप्लीमेंट करते हुए मैंने कहा कि 3 यूनिट हम प्रोडक्ट ए पे खर्चेंगे और हम 2 यूनिट जो हैं वो प्रोडक्ट बी पे खर्चेंगे। यहाँ पे 8 के बाद आप कर लें जी 6 और देन आप कर लें जी 4, देन आप कर लें जी 2। ये आपके पास बेसिकली पॉइंट होगा जिसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इस तरीकेकार के मुताबिक आपने क्या किया कि 3 यूनिट हमने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट ए पे खर्च करेगा और 2 यूनिट प्रोडक्ट बी पे खर्च करेगा, 2 रुपए खर्च करेगा, तो उसके पैसे भी सारे कंज्यूम हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर जी, ये जो आपने ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बनाया कि हम ऐसा करते हैं कि सारे के सारे पैसे ही हम ए प्रोडक्ट पे खर्च कर देते हैं, तो जरा अगर आप इसका टोटल करें 12 और 10 22 और 8 30 और 6 36 और 4 उसको 40 जो है वो यूनिट फायदा होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन में शायद ना आए। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं सर हम ऐसा करते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट बी में खर्च कर लेते हैं, और 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, इससे आपको 30 होगा। नहीं, ये तो पहले वाला फिर कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल था। नहीं, हम देखते हैं कि जो हमने कहा है उसके मुताबिक कितना बेनिफिट बनता है। हमने कहा है कि भाई आप 3 यूनिट खरीदो प्रोडक्ट ए के, पहले से 12 फायदा होगा, दूसरे से 10 होगा और तीसरे से 8 होगा। और आप ऐसा करें साथ में प्रोडक्ट बी के 2 यूनिट खरीदें, पहले यूनिट खरीदने से 10 रुपए फायदा होगा या 10 सेटिस्फेक्शन होगी, फिर 8 होगी। अगर अब आप इनका टोटल करें तो आपके पास कंडीशन क्या होगी? अगर आप इनका टोटल करते हैं बेटा जी, तो सूरत हाल पहले से ज्यादा बेहतर होगी, पहले से ज्यादा अच्छी होगी। 12 10 22 8 30, 10 40 और 8 48, या जिसको आप कह सकते हैं 48। तो अगर वो आपकी बात मानेगा, अगर कंज्यूमर आपके मुताबिक चलेगा, अगर कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी को फॉलो करेगा कि जिसमें आखिरी पैसा जो स्पेंड किया गया है, तो उस सूरत में जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो सबसे ऑप्टिमल होगा, वो सबसे अच्छा होगा, उसमें उसको जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हमने कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। बेसिकली जो मैंने आपके साथ विंडो शेयर की थी उसमें बेटा जी ये जो शेड्यूल था ये शेड्यूल मुकम्मल नहीं था, तो ये शेड्यूल आप वहां से टच कर लीजिएगा, उसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस शेड्यूल को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जरा मैं विंडो आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूं ताकि आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास ये मौजूद रहे। ये बेसिकली आपने शेड्यूल प्रिपेयर किया है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास उसी पॉइंट की। मैं जरा आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूं ताकि आप बच्चे जो है उसको उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस शेड्यूल को यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, मैं बेटा जी दोबारा आता हूं उसी जेपीजी फाइल के ऊपर कि जिसमें हमारे पास डायग्राम है। अब डायग्राम सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर बनाई गई है। जैसा कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये यूनिट्स भी हैं या इनकम भी है, तो इसको लिया गया आपके पास कुछ इस तरह से। ये आपके पास जी जी यूनिट 1 2 3 4 एंड 5 है, जैसा कि ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है 2 3 4 5। सेम इसी तरह इस डायग्राम में भी 1 2 3 4 और 5, ये इस तरह से उसने लिखा हुआ है कि यूनिट्स ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे है। अब जो यूनिट्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए है और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी है वो यहाँ पे प्लेस की गई है। तो ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी है और ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए है। तो अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी हुई है? वो आपको 12 हुई थी, तो यहाँ पे एक निशान लग गया। जब आपने सेकंड, ये अगर आप प्रोडक्ट ए की बात करें, मीन्स कि आपने यहाँ से चूज करना है 1, तो आपने यहाँ पे टिक किया जी 1, तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी हुई 12, तो यहाँ पे पॉइंट। अगर 2 यूनिट है तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 10, और अगर 3 है तो मार्जिन यूटिलिटी आपके पास कितनी है 8, अगर 4 है तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 6, अगर 5 है तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 4। अब सेम इसी तरह
उसी प्रोडक्ट उसी शेड्यूल को जो यहाँ पे मिसिंग है, जो मैंने आपको नेक्स्ट विंडो में करवाया है, उसी को आप फोकस करते हुए, ये 1 है तो इस पे जो बी प्रोडक्ट थी तो उसमें अगर 1 यूनिट कंज्यूम करें तो पहले यूनिट पे 10 पॉइंट फायदा है, सेकंड पॉइंट पे उसको जो यूटिलिटी है वो 8 है, थर्ड पे उसको जो यूटिलिटी है वो 6 है, फोर्थ पे जो यूटिलिटी है वो उसको 4 है, और फिफ्थ पे जो यूटिलिटी है वो उसको 2 है। अच्छा, इसमें हम कॉम्बिनेशन की तरफ क्योंकि जा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन के मुताबिक अगर कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर हम ऐसा करते हैं कि हम प्रोडक्ट ए का मजीद 1 यूनिट हासिल कर लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट ए है इसका मजीद 1 यूनिट हम हासिल कर लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में सीन ये होगा कि आप जहां पे 3 रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं, अब आप 4 रुपए खर्च कर लेंगे, तो ये सारा हिस्सा आपका गेन का होगा, ये आप एडिशनल बेनिफिट कंसीडर करेंगे। और यहां से आपको कुछ पैसे छोड़ना पड़ेंगे, बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले 2 रुपए प्रोडक्ट बी पे स्पेंड कर रहे थे, अब आप 1 रुपया स्पेंड करेंगे। जब आप 1 रुपया स्पेंड करेंगे तो ये सारा पोर्शन आपका लॉस में चला जाएगा। इसको उसने अपने आसान अल्फाज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो लेबल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका डायग्राम और इसकी जो है वो लेबलिंग जो है वो आप खुद ही कर लेंगे, जैसा कि उसने लिखा है दिस डायग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम गेटिंग द मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम दिस गिवन इनकम। इसको आप रीड करेंगे तो ये होप्स हो कि आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। अगर फिर भी किसी जगह मसला होगा तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर रिस्पॉन्ड करके आपको इसका आंसर दे सकूं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिखा है नाउ वी प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं देखा। वो कहता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब है जब आखिरी पैसा उसने स्पेंड किया। अब वो कहता है नाउ वी प्रेजेंट द लॉ मैथमेटिकली। अगर हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अ कंज्यूमर given the budget constant and price will allocate the in will be in equilibrium when he spend his money on the different goods in such a way, कुछ इस अंदाज में that ratio of margin utility, कि जो margin utility की रेशो है of last unit of goods and their price are equal to each other। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना बेटा जी, ये उसकी बात है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए रेशो प्राइस ऑफ ए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी रेशो प्राइस ऑफ बी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सी रेशो प्राइस ऑफ सी। अगर आप मार्जिन यूटिलिटी ऑफ डी लिखते हैं तो रेशो प्राइस ऑफ डी आएगा। क्योंकि इसमें नंबर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं, तो आपने इसको इसी तरह मैथमेटिकली लिख देना है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन। अब वो कहता है जी अगर हम इसको चेंज करें, बेसिकली मार्जिन यूटिलिटी को मेजर करने के लिए ये कुछ इस तरह से उसने पैरामीटर बिल्ड कर दिए हैं। व्हेन वो कहता है जी पी इंटू क्यू, प्राइस और क्वांटिटी, प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी, प्लस प्राइस ऑफ सी इंटू क्वांटिटी ऑफ सी, जितने भी नंबर हों इज इक्वल टू आई। यहाँ पे जो वर्ड मिसिंग है उसको आप देख लीजिएगा, जब आपको मैं नोट सेंड करूंगा तो होप्स हो कि ये सारा डेटा आपके पास मौजूद होगा, आप इसको देख सकेंगे, इक्वल टू आई। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास कि अगर हम इसी इनकम से इसी को मैथमेटिकली तौर पर प्रूव करना चाह रहे हो तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी और हम इसको किस तरह से यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, मैथमेटिकली तौर पर वो कहता है भाई अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें या मैथमेटिकली तौर पर आप इसको जो है वो फुलफिल करना चाहें, तो हम इसको मैथमेटिकली तौर पर कुछ इस तरह से कर देंगे कि जो हमारे पास इन यहाँ से जिस तरह हमने वैसे पहले एक्सप्लेन किया उसी तरह हम इसको कर लेते हैं, तो ज़रा हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ज़रा विजुलाइज करने में आसानी हो जाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल आ जाए। अच्छा जी, जी है, बिल्कुल ठीक हो गया। वो कहता है इसमें कौन जी, जो लिखने वाला है, जो राइटर है मेरे टीचर जी, वो कहते हैं इट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर विच वी अज्यूम दैट। वो कहता है ये जो नीचे एग्जांपल दी गई है इसमें एक्सप्लेन किया गया क्या, दैट मनी इनकम के पैसे जो आमदन है ऑफ कंज्यूमर इज आई, आर एस 10 रुपए, एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1 2 रुपया एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी 1 रुपया। मीन्स के पहली प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत 2 रुपया है और जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी कीमत 1 रुपया है। टू एक्सप्लेन द इट द फॉलोइंग शेड्यूल इज गिवन। तो इसके लिए ये वाला शेड्यूल जो है वो कहते हैं यहाँ पे गिवन किया गया है
कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो यूनिट्स हैं, एक यूनिट है, दो, तीन, चार, पांच। अब मेरे पुत्र अगर सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट एक को खरीदे तो 5 × 2 करोगे तो 10 रुपए यहां पे कंज्यूम। ठीक है, अब वो कहते हैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है हमने। अब यहां पे उसने ना सपोज फिगर की है, इसमें ना ये 3 यूनिट आपने खरीदने हैं प्रोडक्ट ए के, और 4 यूनिट खरीदने हैं आपने प्रोडक्ट बी के। इसमें आपने ना कुछ इस तरह से तरीकाकार याद रखना है कि इस इक्वेशन को पूरा करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डी। अब अगर आप दोनों का आंसर सिमिलर लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इसको डिफाइन करना होगा कि आपने 3 यूनिट खरीदे ए के, तो यहाँ पे इसकी मार्जिन यूटिलिटी लिख दें 10, या आप इसको 14, 12, 10, 8, 6 पे ले आए और इसको आप कुछ इस अंदाज से प्रेजेंट कर दें ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये कुछ कंडीशन आप इस तरह से रख लें कि ये भी आपके पास इसी डिक्लाइनिंग कंडीशन में आ जाए। तो मेरा बेटा इसको आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, ये आप कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। ये आपके पास 5 है, ये आप याद रखिएगा 5 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसको अगर आप दुरुस्त कर लें तो जरा आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो आके आप इसको प्रेजेंट कर सकें। क्या होगा कि अगर आप 3 यूनिट खरीदते हैं प्रोडक्ट ए के, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि पहले की प्राइस तो 2 रुपए है ना, ऊपर डिसाइड की है, तो 6 रुपए लग गए। तो 4 रुपए आपके पास बाकी बचे, वो आपने सेकंड प्रोडक्ट खरीद ली, तो 1 × 4 = 4, तो आपकी इनकम भी सारी कंज्यूम हो गई। अब आपके पास क्या हुआ कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी 10, तो उसकी प्राइस नीचे 2, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी 5 और उसकी प्राइस नीचे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/1 5/1 इक्वल हो गया। सो यहां से हमने जो सेकंड डेफिनेशन की थी कि रेशियो बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएंगी, तो ये पॉइंट भी पूरा हो गया। इसलिए मैंने कहा था तब आपको कि डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। नाउ वी अज्यूम द कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज ओनली गुड्स ए। अब वो कहता है कि भाई कंज्यूमर सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदता है, उस सूरत में क्या होगा, इन दिस केस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स ए एंड द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लास्ट गुड्स इज इक्वल टू ईच अदर, प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी। अब क्या करना है कि आपने कंज्यूमर को 5 के 5 रुपए, आपने उसको 5 के 5 यूनिट स्पेंड करवाने, क्योंकि 10 रुपए है, वो 10 रुपए करके जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आपने इस 5 के सामने कोई सा ऐसा डिजिट रख देना जो सिमिलर हो। ठीक है, प्राइस जो है वो कहता है जी प्राइस ऑफ ए 6 है, 6 6 6 6। अब 5 रुपए उसने खर्च करने हैं तो 6। अब आपने क्या करना है, इसको आपने फ्री हैंड बना लेना है। भाई 5 है तो आप यहाँ पे 10 और इधर भी 10 कर सकते हैं, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रखना। अगर आप 10 कर दें तो फिर यहाँ पे 10 लिखें, इसके ऊपर 12 लिख दें, 14 लिख दें, 16 लिख दें, 18 लिख दें, तो ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना। देन आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन, लिमिटेशन मीन किन किन चीजों के ऊपर या किन किन चीजों की वजह से ये ला दुरुस्त साबित नहीं हो सकता, तो या किन चीजों को हमने कहा कि भाई इनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता। द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिन इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, फ्रीडम टू चॉइस। देयर इज नो परफेक्ट फ्रीडम टू चॉइस बिटवीन द वेरियस अल्टरनेटिव, द ऑपरेशन ऑफ द लॉ में बी इंप्लीमेंट। वो कहता है भाई हमें ये फ्रीडम ही नहीं है कि आप ये 2 प्रोडक्ट खरीदे, तीसरी भी तो आ सकती थी, चौथी भी आ सकती थी, पांचवी भी आ सकती थी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हम सारा एक ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। Ignorance of alternative choice, वो कहता है it is assumed that the consumer is perfectly knowledgeable of all the alternative choice of spending the income, where in his real world consumer are ignore of so many useful alternative। वो कहता है भाई यहाँ पे तो कहता है कंज्यूमर को सब ऑप्शन का पता होगा, लेकिन हकीकत में कई दफा किसी को मालूमात नहीं भी होती कि भाई मुझे इस चीज में फायदा है या नहीं है, तो इसलिए ये हमने चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव इग्नोर कर दिया है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, वो कहता है भाई कुछ चीजें तो डिवाइड ही नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास ये लॉ जो है वो दुरुस्त नहीं होता। इमेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, वो कहता है भाई यूटिलिटी तो मैयर ही नहीं हो सकती। ठीक है, हम यूटिलिटी सब्जेक्टिवल फिनोमिना है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो
आप कैसे कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल हो सकती है? तो ये आपकी वैसे ही जो माइंडसेट है जी, वो तकनीक है जो वो गलत है। इसलिए हमारे लिए ये इसको गुड नहीं है। अब बात आती है जी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वो कहता है जी टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसको यूज़ करते हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आप इसको मेमोराइज़ कर सकें। कास्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ आता है और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तरफ आता है। मैं ज़रा इस लेक्चर को ज़रा वीडियो लेक्चर को सम अप करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा। अब बात करते हैं कि अगर एनुअल पेपर में आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं लिखना। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस उस सूरत में लिखना है अगर वो हमसे डिमांड करे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस लिखे। अगर वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमसे डिमांड करेगा तो आपने लिखना है, अदरवाइज आपने इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं लिखना। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आती होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में गाइड कर सकूं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को और उससे मुतलका बार बार एनुअल पेपर में वो आपके पास पेपर में मौजूद ही होगा। इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।